स्टूडेंट क्लास 10th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है कि आपका मिड टर्म एग्जाम 24-25। तो इसे हम करेंगे। जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो तो इसको देख लीजिए, एंड जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो देख लीजिए, इसके डिटेल सोल्यूशन करेंगे, विद कंसेप्ट करेंगे। तो इससे पहले भी प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे PYQs डले हुए हैं, तो उसे भी आप ज़रूर चेक करना अगर आप मार्क्स चाहते हैं CBSE बोर्ड में मिड टर्म में। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का देखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। डिटेल सोल्यूशन होगा, विद कंसेप्ट होगा। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 2 कार्ड है हार्ट के और 4 कार्ड स्पेड्स के, वो एक 52 कार्ड के पैक में से मिसिंग है। टोटल 52 का पैक होता है, उसमें से स्टार्टिंग में 2 कार्ड हार्ट वाले और 4 कार्ड स्पेड वाले मिसिंग कर दिए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब आपको रिमेनिंग में से ब्लैक कार्ड निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, प्रोबेबिलिटी में वैसे तो हम टोटल में से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, बट अगर यहाँ पे कुछ बोलते नहीं, कुछ मिसिंग नहीं बोलते, तो हम 52 में से निकालते। बट अभी मिसिंग है, यानी कि स्टार्टिंग में ये हट चुके हैं ना, तो अब प्रोबेबिलिटी 52 में से नहीं आएगी। जो भी मिसिंग है उनको हमें माइनस करना पड़ेगा, उतने में से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको कार्ड का सिस्टम पता होना चाहिए। तो देखो, कार्ड का पहले आप कार्ड के क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको कार्ड की नॉलेज होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना टोटल कार्ड कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। तो 52 जो होता है 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, 13 13 13 13। अच्छा, 52 में आधे रेड होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड और 26 ब्लैक। अब इनको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया, 13 13 13 13। तो 13 4 ग्रुप कौन कौन से, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। तो स्पेड और क्लब तो ब्लैक कलर के कार्ड से, यानी 13 13 26 हो गए, ब्लैक कलर है ना। और ऐसे ही हार्ट और डायमंड भी आपके रेड रेड कलर के कार्ड होते, तो रेड रेड, ये 13 13 तो 26 रेड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको रेड की प्रोबेबिलिटी बोले तो 26/52, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बोले, सिर्फ ब्लैक बोले तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 26/52 होगी, है ना। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी के सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालो, तो आपको पता है रेड 26 और टोटल कितने हैं 52। अगर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालो, तो आपको पता है ब्लैक कितने हैं, वो भी 26 अपॉन में टोटल 52। तो इस तरीके से आप रेड या ब्लैक जब बोले, ओनली कुछ भी ना बोले, बस रेड और ब्लैक बोले, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड बोले, तो स्पेड कितने होते हैं, स्पेड आपके 13 होते हैं अपॉन में 52। तो इतनी सिंपल सिंपल प्रोबेबिलिटी तो कर ही लोगे आप, अगर आपको इनके नंबर्स पता है ना। बट प्रोबेबिलिटी इतनी सिंपल आती नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा और पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे स्पेड के अंदर ना 13 कार्ड जो है, उसमें से कौन कौन से कार्ड होते हैं, उन 13 कार्ड के अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है, ठीक है। तो स्पेड के अंदर कितने 13 कार्ड कौन कौन से, किंग, क्वीन, जैक, एस, इनके एक एक कार्ड होंगे स्पेड के अंदर। और ऐसे करके 2 से 10 नंबर तक के एक एक कार्ड होंगे, यानी कि 2 से 10 में यानी 9 कार्ड हो गए ना, 9 कार्ड, यानी 2 नंबर का एक कार्ड, 3 नंबर का एक कार्ड, 10 नंबर का एक कार्ड। तो ऐसे करके ये 9 हो गए, 9 कार्ड यहाँ है, 10 11 12 13 हो गए ना 13। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ भी होते हैं। क्लब के अंदर भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एस होगा, और एक 2 से 10 कार्ड होंगे। ऐसे यहाँ भी होंगे, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे ये क्लास ऐसे ही डिवाइड होंगे ये 13 13 कलर के। तो अगर आपको किंग बोले तो टोटल किंग कितने हैं, 4, है ना। यानी कि अगर सिर्फ किंग बोले, किंग की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, किंग की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ किंग बोला तो किंग कितने होते हैं, 4, और टोटल कितने होते हैं 52। अगर सिर्फ क्वीन बोला तो क्वीन कितनी होती है, 4 होती है, 4/52। बट अगर किंग की जगह मेरे को रेड किंग बोल दिया, रेड किंग,
तो रेड किंग तो 2 ही है ना, तो 2/52। तो यानी कि 4 किंग है, उसमें से 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। समझ आया। तो यहाँ पे अगर सिर्फ किंग बोला है तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, किंग की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 4/52। बट अगर किंग बोल दिया इन्होंने क्वेश्चन में, किंग बोला ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितने हैं देखो, अगर टोटल किंग 4 है तो ब्लैक आधे होंगे ना, तो 2/52। ऐसे अगर किंग ब्लैक किंग की जगह किंग ऑफ स्पेड बोल दिया, किंग ऑफ स्पेड या क्लब कुछ भी बोल सकते हैं, तो किंग ऑफ स्पेड, स्पेड के अंदर कितना किंग था, एक ही तो किंग था, तो 1/52। तो ऐसे ही करके क्वीन पूछेंगे तो 4/52, ब्लैक क्वीन पूछेंगे तो 2/52, किंग क्वीन ऑफ स्पेड या क्लब पूछेंगे तो आप 1/52। तो ऐसे करके बाकी होते हैं देखो, 4 क्वीन है तो 2 रेड 2 ब्लैक, ऐसी 4 क्वीन होगी 2 रेड 2 ब्लैक, 4 जैक होंगे 2 रेड 2 ब्लैक, 4 एस होंगे 2 रेड 2 ब्लैक। तो ऐसे करके ये कार्ड का सिस्टम अगर आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा किंग क्वीन जैक, इन 4 को अगर मैं सबको इनको सिर्फ एस को छोड़ के, ये 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक, इनसे फेस कार्ड बन जाते हैं। तो फेस कार्ड टोटल देखो 4 टोटल फेस कार्ड 12 होंगे, जिसमें से 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। समझ आ गया। यानी कि स्पेड के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे, 1 2 3 फेस कार्ड स्पेड के अंदर होंगे, 3 फेस कार्ड क्लब के अंदर होंगे, तो टोटल 12 फेस कार्ड होंगे। बट उसमें से आधे रेड होंगे आधे ब्लैक, बट हर एक कैटेगरी वाइज देखें तो 3 होंगे फेस कार्ड। समझ आ गया। तो ये अगर आपको सिस्टम आता है तो उसके बाद आप प्रॉपर्टी के कोई भी आंसर दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका 2 कार्ड हर्ट के 4 हर्ट कार्ड स्पेड के पहले से ही मिसिंग कर दिए इन्होंने। तो पूछा है कि ब्लैक कार्ड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है रिमेनिंग में से। तो देखो प्रोबेबिलिटी अब रिमेनिंग में से निकालनी है, टोटल में से नहीं निकालनी। अगर सिर्फ ब्लैक कार्ड होता ना, अगर सिर्फ क्वेश्चन में ब्लैक कार्ड होता, ओनली ब्लैक कार्ड, तब तो प्रोबेबिलिटी आप टोटल 52 में से ही निकालते हो। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, ये मैंने अभी आपको बताया था। बट क्वेश्चन में ब्लैक कार्ड रिमेनिंग से निकालने, तो रिमेनिंग का मतलब टोटल, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नीचे और जो पूछा जाए उसे ऊपर रखते हैं। ये तो आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी में जो भी पूछा जाता है उसके नंबर को ऊपर और टोटल नंबर नीचे। बट आपको ब्लैक कार्ड रिमेनिंग में से निकालने, इसलिए आप टोटल 52 नहीं लोगे, रिमेनिंग पहले निकालो। 52 में से 2 हमने हर्ट के निकाले हैं और 4 स्पेड के निकाले, तो यानी 2 और 4 6 कार्ड हम पहले ही हटा चुके हैं। तो यानी रिमेनिंग कार्ड कितने बचते हैं 46। तो प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो रिमेनिंग में से निकालनी है, इसलिए नीचे 46 लिखना है, ना कि 52। ठीक है। उसके बाद ब्लैक कार्ड निकालने हैं, तो ब्लैक कार्ड के नंबर ऊपर लिखो। अब ब्लैक कार्ड वैसे 26 होते हैं, है ना, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं 26। बट ऑलरेडी मैंने 2 हर्ट और 4 स्पेड पहले ही निकाले थे, तो 26 में से भी तो कुछ निकले होंगे। अब 26 में से कौन से वाले निकले होंगे, हर्ट तो रेड होते हैं, तो वो तो मैं 26 तो ब्लैक है ना, तो ब्लैक में से तो ब्लैक वाले जो पहले ही निकले वो हटाने पड़ेंगे। तो हर्ट तो आपके रेड थे, तो इसको माइनस नहीं करना। स्पेड ब्लैक होते हैं, तो 4 जो है ये पहले ही हटाए जा चुके, तो 26 नहीं बचे, अब 4 माइनस करने पड़ेंगे। तो ब्लैक कार्ड भी रिमेनिंग वाले लोगे ना, 26 में से 4 हटाओगे, तो ये 26 - 4 22/46, ये आपकी प्रॉपर्टी आएगी। तो आई होप आपको ये रिमेनिंग वाला सिस्टम समझ आया होगा, और टोटल कार्ड का सिस्टम भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन है 22/46। तो सबको ये क्वेश्चन समझ आया तो कमेंट करना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। डिटेल सोल्यूशन होंगे, विद कंसेप्ट होंगे, प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी PYQs है, CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उनको ज़रूर करना। 3 से 4 क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, और इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3kx + 4k ट्वाइस है अदर देन द वैल्यू ऑफ k। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक में है पॉलिनोमियल। x² - 3kx 4k, इसमें क्या बोला, एक 0 दूसरे का ट्वाइस है। अब 0 का मतलब तो मैंने इतनी सारी वीडियोस में बताया, तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियोस जरूर चेक कर लेना। इवन मैंने क्वाड्रेटिक के अलग से 1 शॉट करा रखे हैं, तो उसका लिंक भी मैं चाहे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप उसमें मैंने 0 का मीनिंग आपको बताया कि कोई भी 0 मतलब x का वो वैल्यू जिससे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की वैल्यू रखोगे तो 0 बन जाता है। ठीक है, यानी कि 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब मैंने आपको बताया था, 0 का मतलब x ही होता है। बट x की वो वैल्यूज़ 0 या जीरोस, x की वो वैल्यू होती है जिससे पॉलिनोमियल px पूरा 0 हो जाए, है ना। तो x की वैल्यू अगर कुछ भी ऐसी रखी मैंने यहाँ पे, और ये अगर पूरा ओवरऑल 0 बन जाएगा तो वो उसके 0 होंगे। और क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 0 होते हैं, इसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा, है ना। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है।
हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक को समझने के लिए मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की वीडियो देख लेना, लिंक मैं चाहे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो क्वाड्रेटिक आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसमें हमारे एक्स के वैल्यू को जीरो कहते हैं, कब, जब वो एक्स की वैल्यू रखने पे पॉलिनॉमियल जीरो बन जाए। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक होते हैं उसके पास 2 जीरो होते हैं, मिनिमम तो जीरो भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं उसके पास। तो क्वाड्रेटिक के पास देखो 2 पावर है, तो यानी कि वो जीरो कितने होंगे उसके, 2 होंगे मैक्सिमम जीरो। तो यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो जब भी आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वाला आता है तो जब भी आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आता है तो क्या करना चाहिए हमें ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिखे तो पहले आप उसकी जनरल फॉर्म लिख दिया करो, ax² bx c, ये बोला था जनरल फॉर्म होती है। अब यहाँ से ना इसको ना इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो तो आपको a b c मिल जाते हैं, a b c। तो देखो a क्या होता है, जो x² के साथ है, x² के साथ यहाँ कुछ नहीं है, यानी आगे ये कितना होगा, 1 होगा, तो a 1 होगा। b x के साथ होता है, x के साथ जो भी है वो b होता है, तो x के साथ यहाँ पे देखो 3k है और साथ में माइनस भी है, सिर्फ 3k नहीं है, x के साथ देखो x के साथ है वो b है, तो x के साथ यहाँ 3k दिख रहा है बट माइनस भी तो है, तो -3k, माइनस भी लेना होता है, यहाँ पे -3k है। एंड c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की ये बचा हुआ है जो किसी x या ना तो x के साथ होता है ना x² के साथ, तो ये 4k जो है ये c है एक्चुअल में। तो जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आए तो आप ABC तो पहले निकाला करो। ठीक है, अब जब जीरोस की बात हो रही है तो आपको ये कंडीशन लगानी आनी चाहिए, जीरोस का सम जो होता है, यानी जीरो का मतलब अल्फा बीटा, उनका सम करोगे तो वो ना -b/a होता है। ऐसे जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है ना वो c/a होता है। ये 2 कंडीशन हमेशा याद रखा करो। सबसे पहले आप किसी भी क्वाड्रेटिक को देखोगे और जीरोस की बात हो रही होगी क्वेश्चन में, तो आपको पहले इस क्वाड्रेटिक के ABC निकालने हैं इससे कंपेयर करके। देन आपको ये सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इस इन कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग -b/a रखना है, एंड अल्फा बीटा का प्रोडक्ट c/a रखना है। अब b और a यहाँ से देख के लिख लिया करो, ये b क्या है, देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो गया, तो ये 3k और a कितना था 1, तो ये सम ऑफ जीरो 3k/1 हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट c/a होता है, तो c कितना है 4k और अपॉन में 1, तो ये 4k/1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों की हेल्प से ना इस अल्फा बीटा 3k आया और अल्फा इंटू बीटा 4k आया, इनकी हेल्प से हम k की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि जो एक जीरो है ना वो दूसरे का डबल है, जो एक जीरो है वो दूसरे का ट्वाइस है। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है मैंने बताया ना जीरोस के नाम क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा तो मान लो अल्फा ही है, बट जो बीटा है दूसरा वाला जीरो वो पहले वाले का डबल है। चाहे तो आप अल्फा को डबल बीटा भी कर सकते हो, बट मैं बीटा को क्या मान रही हूँ कि वो अल्फा का डबल है। इन्होंने ये बोला कि एक जीरो दूसरे का डबल है, तो ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो ये कंडीशन अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरा बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है और मैंने इस कंडीशन को सम पे लगाया। सम मेरा कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा 3k आया था ना अभी हमने जब निकाला था। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने क्या रखा 2 अल्फा, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना आया था हमारा 3k। सेम ऐसे ही यहाँ से सॉल्व कर लो, 3 अल्फा 3k आ जाएगा, तो 3 से 3 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो अल्फा k आ जाएगा। फिर इसी कंडीशन को प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में रख लो। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख दो 2 अल्फा, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा कितना आया था हमारा, हमने अभी निकाला था ना, प्रोडक्ट क्या आया था हमारा 4k और सम कितना आया था 3k। तो प्रोडक्ट में मैंने बीटा की जगह पहले 2 अल्फा रखा, तो अल्फा बीटा 2 अल्फा इक्वल टू 4k। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो गया और ये 2 एज इट इज़ एंड 4k। आप चाहो तो इस 2 से इसको काट दो, नहीं तो बाद में कटी जाएगा। k से एक k, देखो ये अल्फा यहाँ से निकाला मैंने, कितना आया था अल्फा k आया था, तो अल्फा की जगह हमने k रखा है। और फिर k से एक k यहाँ मल्टीप्लाई में है ना तो कट जाएगा, एक k यहाँ बचेगा, तो 2k 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, अगर 4 है तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको ये तरीका पता है ना कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, यानी कि आपको सम का फॉर्मूला निकालना होता है, फिर प्रोडक्ट निकालना होता है, फिर कंडीशन लगानी होती है, तो उससे ये फिर जल्दी हो जाता है। अभी तो मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपको अगर ये पता है कि हमको कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप आना चाहिए, जब भी पॉलिनॉमियल में जीरोस की बात होगी तो ये कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप रखो और फिर जो कंडीशन दी होगी वो रखनी होती है।
तो कंडीशन हमें क्या दी थी कि बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है, फिर मैंने इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 अल्फा पुट किया, यहाँ पे भी बीटा की जगह 2 अल्फा पुट किया, और फिर ये 3 के था तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो बीटा के निकल जाएगा। समझ आ गया? तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी है। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो 2 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, और आपको अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास पूछी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको मीडियन क्लास आनी चाहिए और फिर आप उसकी अपर लिमिट बता सकते हो। तो मीडियन क्लास के लिए आपको पहले ना, मीडियन के लिए क्या करते हो आप, सी एफ निकालते हो ना, तो आपको पहले सी एफ निकालना है। पहले क्या निकालना है? सी एफ निकालना है। तो सी एफ देखो एफ से निकल जाता है, वैसे तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ आता तो मैं इसमें अच्छा ये ध्यान रखना है, ये कौन सी है, ये हमारे एक्सक्लूडेड है ना, सारे इंक्लूडेड है। 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है। पहले तो इसे चेंज भी करना पड़ेगा आपको, 0.5 ऐड करना है, 0.5 लेस करना है, ये तो आता होगा। अगर ये इंक्लूडेड है, यानी इंक्लूडेड मतलब यहाँ वाली अपर लिमिट इससे मैच नहीं कर रही ना, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। तो पहले आप इसे चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? 0.5 यहाँ से लेस करो, 0.5 यहाँ पे ऐड करो। तो 0.5 में 0 में से 0.5 लेस करो, 0.5 नेगेटिव, और ये 5 में 0.5 ऐड करो। तो ये वाला 9th में आपने सीखा होगा। फिर यहाँ से भी 0.5 लेस करो तो ये 5.5 होगा, और ये 11 में 0.5 प्लस करना होता है। तो इधर से 0.5 माइनस और इस साइड 0.5 प्लस, ठीक है। इस करके ये इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव बन जाते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब ये सेम होना चाहिए। अब ये 11.5 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 17 है तो ये 17.5, फिर ये 18 है तो ये 17.5, और ये 23.5, और ये 24 है तो ये वाला यहाँ आ जाएगा 23.5, और ये आ जाएगा 29.5। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऑप्शंस में ना 0.5 वाले भी ऑप्शंस है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, 0.5 वाले ऑप्शन है, अगर नहीं होते तो फिर मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकती थी, बट मुझे दिखा 4.5 वाले ऑप्शंस भी है, तो इसलिए मेरे को ये दिखा ना इंक्लूसिव है, तो ये एक्सक्लूसिव में बदलते वक्त 0.5 वाले टर्म में आ जाएंगे क्वेश्चन। तो समझ आ गया, यहाँ से 0.5 प्लस माइनस और इधर से 0.5 प्लस, तो ये देखो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई ना। ये लास्ट वाला इससे मैच कर रहा है। जब ये वाला लास्ट वाला इससे मैच ना करे, ये इंक्लूसिव होती है। कौन सी होती है? इंक्लूसिव। अभी मैंने इसे एक्सक्लूसिव में बदल दिया। अब देखो ये एफ है तुम्हारी 13, 10, बहुत हार्ड दे दिया 1 नंबर में क्वेश्चन, 8, 11, ये फ्रीक्वेंसी है। अब आपको मीडियम क्लास के लिए पहले तो सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ कैसे निकालते हैं? ये 13 एज इट इज़, फिर 13 में ये 10 ऐड करते हैं, 13 में 10 ऐड करो, 23, फिर 23 में 15 ऐड करो, 38, फिर 38 में 8 ऐड करो, 46, फिर 46 में 11 ऐड करो, 55, और इसका टोटल भी करके देख लेना, इससे मैच करना चाहिए, आप टोटल करना। 55 आएगा कि 57 आएगा? नहीं, 57 आएगा, 6, 7, 57। तो ये मेरा जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है ना, उसको फ्रीक्वेंसीज के टोटल को या तो सिग्मा एफ को या एन भी कह सकते हो। अब देखो मीडियन क्लास के लिए ना आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। मीडियन क्लास के मैं स्टेप बता देती हूँ। मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, n/2 पहले तो पहला स्टेप तो सी एफ निकालते हैं। सी एफ मैंने निकाल दी है ना, ये सी एफ निकालते हैं, तो ये सी एफ निकल चुकी है। अब सी एफ निकालने के बाद मेरे को n/2 निकालना होता है। n/2 कितना आया? 57/2। n कितना है? 57, उसको आधा करो तो ये आ गया मेरा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 28.5। इस 28.5 को ना आपको सी एफ वाले कॉलम में देखना है, सी एफ वाले कॉलम में देखना है, सी एफ वाले कॉलम में देखना है। ठीक है, अब ये सी एफ वाले कॉलम पे क्या 28.5 कहीं पे है? नहीं है, है ना। तो क्या इससे बड़ा नंबर है कोई? देखो इससे छोटा नंबर तो ये बड़ा नंबर है, तो हमको ये बड़ा वाला लेना होता है। तो सी एफ वाले कॉलम में जो 28.5 से या तो इक्वल हो या उससे बड़ा हो, तो उसको मैं सी एफ डैश कहूँगी। क्या कहूँगी? उसको मैं सी एफ डैश, क्योंकि फॉर्मूले में हम ये वाला सी एफ नहीं लेते, मीडियन के फॉर्मूले में हम इससे जो भी सी एफ डैश आता है उससे ऊपर वाला लेते हैं। तो सी एफ डैश कौन हुआ? जो n/2 से क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखना, ये n/2 से
बड़ा होता है या उससे छोटा भी हो या उसके इक्वल भी हो सकता है, बट n/2 से बड़ा होता है ये वाला CF'। बट जो हम मीडियन के फॉर्मूले में CF लेते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला जब आप लगाते हो अपॉन में F/H, तो ये जो CF होता है फॉर्मूले वाला वो इस n/2 से छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ CF लिख रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको CF' लिख दिया। तो सबसे पहले मीडियन क्लास के लिए, अभी मैं इसलिए डिटेल में समझा रही हूँ, अगर किन्हीं बच्चों को बिल्कुल मीडियन क्लास आती नहीं है तो वो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन क्लास आनी चाहिए आपको निकालनी, इसलिए ये लेंदी प्रोसेस हो गया है। अदरवाइज अगर आपको आता है ना तो आप शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो n/2 पहला स्टेप क्या होता है, देखो पहला स्टेप मैंने 0.5 में क्यों चेंज किया है, क्योंकि मुझे दिखा ये जो सीरीज़ है ना ये इंक्लूसिव सीरीज़ है, जबकि मेरे ऑप्शंस में 0.5 दिया है, तो मेरे को यानी इन सीरीज़ को पहले सही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इस सीरीज़ को सही किया। अब ये मेरे को मीडियन का रूल क्या कहता है, F से CF निकालो, जब CF आ जाए तब हम मीडियन क्लास निकाल पाएंगे। तो पहले n/2 करना होता है, पहला स्टेप CF का कॉलम बनाओ, बना दिया हमने, ये हो गया स्टेप। दूसरा स्टेप n/2 निकालो, निकाला 28.5, इस 28.5 को CF वाले कॉलम पे देखना है आपको, देखा मैंने, तो मेरे को दिखा कि ये 28.5 से बड़ा 38 आ रहा है ना, तो मैंने जो भी बड़ा नंबर है उस पर ऐसे लाइन लगा देनी है, ऐसे लाइन। तो ये जो आएगा क्लास इंटरवल इस CF वाले कॉलम पे, जहाँ पे आपको CF' मिलता है उस पर जो क्लास इंटरवल मिलता है वो आपका मीडियन क्लास होता है, वो आपका मीडियन क्लास। ये मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, बट कुछ बच्चे नए हैं तो इसलिए दोबारा समझा रही हूँ। तो ये मीडियन क्लास के लिए स्टेप्स होते हैं, ये याद रखना। तो ये आपको CF बड़ा वाला देखना है, उसके सामने जो भी क्लास इंटरवल मिलता है वो मीडियन क्लास है, तो ये आपकी मीडियन क्लास है। तो यानी कि मीडियन क्लास कितनी आई, मीडियन क्लास आई 11.5 से लेकर कितना 17.5, 11.5 से 17.5। ठीक है, अब मेरे को अपर लिमिट बोलिए तो ये होगी अपर लिमिट, इस मीडियन क्लास की अपर लिमिट। अब आप बोलोगे 1 नंबर का क्वेश्चन इतना बड़ा है, वैसे तो क्वेश्चन 1 नंबर के अकॉर्डिंग बड़ा ही है, क्योंकि मीडियन क्लास निकालने के लिए ये सारे स्टेप से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, CF निकालना ही बनाना ही पड़ेगा, CF वाला कॉलम, फिर क्या नाम है, और उसके अलावा ये क्योंकि पॉइंट में भी ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, तो मुझे इसको इंक्लूसिव से पहले एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा, पहले मीडियन क्लास निकाली मैंने, फिर उसकी क्या पूछी थी अपर लिमिट, तो मीडियन क्लास हमारी आई ये पूरी मीडियन क्लास है और ये इसकी अपर लिमिट है, तो आंसर 17.5 है। कौन सा ऑप्शन है 17.5, बी ऑप्शन है, आंसर बी ऑप्शन है इसका, क्या है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर है। तो आई होप आपको ये मीडियन क्लास के समझ आ गए होंगे कैसे करना है। अच्छा, एक और तरीका बता देती हूँ मीडियन क्लास का, ये तो तब है मीडियन क्लास का स्टेप्स जब आपको मीडियन निकालनी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, मीडियन निकालनी होती है तो आप मीडियन क्लास के लिए सारे स्टेप करते हो। अगर आपको मीडियन क्वेश्चन में मान लो गिवन होती, मीडियन गिवन होती, अगर मीडियन मान लो दे रखी होती, मीडियन मान लो आपको 25 दे रखी होती है, तो मीडियन 25 दे रखी होती, तो तब आप क्या करते, मीडियन क्लास कैसे निकालते, तब आप मीडियन जो भी दी होती है ना, मीडियन जो भी दी होती है उससे रिलेटेड जो भी क्लास इंटरवल होता है, जैसे 25 जो है 10 से 20 के अंदर आएगा कि 20 से 30 के अंदर आएगा, 20 से 30 के अंदर आता है ना 25, तो मीडियन कहाँ जिस बिटवीन होनी चाहिए, जिस क्लास इंटरवल के बीच में आ रही होगी वो क्लास इंटरवल ही हमारा मीडियन क्लास है। तो जब मीडियन दे रखी होती है तब तो बहुत आसानी से निकल जाती है मीडियन क्लास, बट अभी आपको ये सारा करना पड़ेगा। तो इतना लंबा 1 नंबर का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, बस दे दिया। तो आई होप मीडियन क्लास निकालनी तो सबको आई गई होगी कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th क्वेश्चन। तो इसमें समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आपको आता होता ना ये सारे स्टेप्स तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते थे। तो मैं CF बिना निकाले भी देख सकती थी, देखो 13, 10, 23, 15, 28 यानी ये वाला, बट ये कौन सी सीरीज़ में बदलना था आपको, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, तो ये 11.5 और ये 17.5, तो ऐसे करके जल्दी से आंसर भी निकल जाता। तो ये 17.5 आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर है। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर P and Q इज 2 to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P - Q। तो यहाँ पे भी देखो एलसीएम 2 प्राइम नंबर का P and Q है और कंडीशन दी है P Q से बड़ा होना चाहिए, और एलसीएम 2 प्राइम नंबर का 2 to 1 है। तो पहले एलसीएम 2 प्राइम नंबर का, यानी कि एलसीएम 2 प्राइम नंबर का क्या आता है, उनका प्रोडक्ट ही आता है, तो इनका प्रोडक्ट 2 to 1 है एक तरह से देखा जाए तो मुझे 2 to 1 को पहले 2 to 1 को प्राइम फैक्टर में बदल के इसको इसके एलसीएम में लिख देना, क्योंकि प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है ना
जो जब भी प्राइम नंबर होंगे पी और क्यू तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो मेरे को पी बताया एलसीएम जो का प्रोडक्ट होगा पी इंटू क्यू का, तो मेरे को पहले इसको प्राइम फैक्टर करके देखना है। तो ये 13 और 17 पे जाएगा, तो यानी कि जो 2 to 1 एलसीएम है वो 17 इंटू 13 होगा। अब कंडीशन क्या दी है कि 17 तो बड़ा है तो वो पी होना चाहिए और जो छोटा है वो क्यू होना चाहिए, यानी पी 17 है बड़ा वाला और क्यू 13 है। अब यहाँ पे 3p माइनस क्यू बोला है, तो पी तो बड़ा वाला था 17 और क्यू छोटा वाला था, तो इसको सॉल्व कर लो, पहले मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो, तो ये आएगा 38, ऑप्शन सी। इस तरीके से ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ -2x, ये 2x नहीं होना चाहिए, स्क्वायर भी लगा होना चाहिए, -2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ये जो भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक दिया है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालना। अभी क्वाड्रेटिक में मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ना अल्फा × c/a। तो वही चीज़ आपको सी और ए पहले पता करना है। तो सी और ए पता करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको कंपेयर करते हैं ना, ax² bx प्लस सी। अब मैं इतना बड़ा करके नहीं दिखाऊंगी बार बार आपको। तो x² के साथ a है, तो a कितना है आपका, a आपका -2 है। तो ये जल्दी जल्दी पता होना चाहिए, तभी आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। b x के साथ है, x के साथ देखो प्लस का k है, x के साथ प्लस का k है, तो यानी b आपका k है। और c जो कांस्टेंट होता है, ये c क्या है 6। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा × बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। c कितना है मेरा 6 और a कितना है, a आपका -2 है। और यहाँ पे से सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 जा और माइनस है तो ऊपर भेज दो। तो c ऑप्शन इसका आंसर है -3। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एंड शेडो 1:3। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, रॉड एंड शेडो का रेशो दे देंगे, या फिर आपको कभी कभी टावर और शेडो का रेशो दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए याद रखा करो, जो भी रॉड है वो तो वर्टिकली अरेंज करो, या टावर उसको ऐसे वर्टिकली, और शेडो हमेशा, शेडो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली होती है, याद रखना शेडो को हमेशा हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, शेडो हॉरिजॉन्टली होती है। ये शेडो है और ये हाइट है रॉड की, लेंथ या टावर जो भी मानना है आपको, हाइट को h मान लिया, शेडो को l मान लिया, ठीक है। अब जब भी ये हाइट और शेडो होता है, ये किसी एंगल पे होंगे, सन का इंक्लिनेशन होता है, कुछ ना कुछ शेडो पे सन का इंक्लिनेशन होगा, यानी इंक्लिनेशन हमेशा यहाँ दिखाते हैं थीटा। तो इंक्लिनेशन क्या होता है, थीटा। तो ये आपको जब भी शेडो और हाइट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको ये फॉर्मूला लेना है h/l। और देखो यहाँ एंगल है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, जहाँ एंगल होता है वो बेस होता है और जहाँ एंगल की अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आपने रेशो क्या लिया, h/l। h/l का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका tan थीटा होता है। तो जब भी शेडो वाले और लेंथ, हाइट और शेडो वाला रेशो होता है, हाइट और शेडो, हाइट का शेडो के साथ रेशो हमेशा tan थीटा होता है। बट उल्टा बोल दिया, अगर शेडो का हाइट के साथ रेशो तो फिर cot थीटा हो जाएगा ना, ये याद रखना। तो हाइट का शेडो के साथ है ना, रॉड का शेडो के साथ रेशो दिया, तो रॉड का मतलब h/l, h/l हमेशा tan थीटा होगा। तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो tan थीटा होगा। अगर आपको उल्टा रेशो दिया होता है तो फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको ध्यान से देखना है। तो जब भी ऐसा वाला हो क्वेश्चन, इंक्लिनेशन निकालना हो सन का, तो आप h/l tan थीटा रखा करो। अब h/l मुझे डायरेक्ट ना h और l अलग अलग निकाल दी नहीं हुई क्वेश्चन में, कभी कभी तो दे देते हैं कि टावर की हाइट दी है और लेंथ ऑफ टावर आपको या तो निकालने को कह देते हैं और एंगल भी दे देते हैं, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मुझे सीधा h/l का रेशो दे दिया 1/√3, तो मेरे को ये पूरा दिया है 1/√3 और ये कितना है tan थीटा। अब आपको tan थीटा 1/√3 दिया और आपका इंक्लिनेशन का मतलब समझ गए, इंक्लिनेशन जब भी बोले ना सन का इंक्लिनेशन, तो उसका मतलब एंगल निकालो, थीटा निकालो, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये थीटा निकालना है, tan थीटा तो मुझे मिल गया 1/√3, बट थीटा नहीं मिला। तो थीटा निकालने के लिए अगर ये tan थीटा है तो इस नंबर को भी ना tan थीटा में लेके आओ। तो टेबल आप याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चैनल पे, तो वो चेक कर लेना, उसकी ट्रिक भी सिखा रखी है। तो tan थीटा 1/√3, तो इस यहाँ 10 है तो इस नंबर को 10 में कैसे बदलोगे, ये नंबर कब आता है जब 10 की वैल्यू 30, tan 30 की इस 1/√3 की जगह मैंने tan 30 लिख दिया। क्यों लिखा समझ आ गया, क्योंकि यहाँ 10 था तो यहाँ भी 10 में लाना है। तो इस नंबर को सोचो, ये टेबल पे
कितनी वैल्यू पे आता है 10 30 पे, तो 10 से 10 हट गया, काटना नहीं होता है, दिखा बस हमें पता है ये कट जाएगा, तो ये थीटा 30 यानी ये जो एंगल है इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। कभी कभी ये ना ये बोलते हैं हाइट और टावर की लेंथ ना बराबर है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आता है। अगर हाइट और एल बराबर है इस क्वेश्चन में तो एंगल याद रखना 45 आएगा, ये याद रखना। जब भी हाइट ऑफ टावर और शेडो बराबर होते ना तो इंक्लिनेशन 45 आता है, इसे याद कर लो। या आपको बोलेंगे इंक्लिनेशन 45 है तो ये समझ जाओ कि हाइट और लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल। देखो यहाँ पे रेड बॉल 5 है बट ग्रीन बॉल नहीं दी, आपको एन दे दी, ठीक है। अब बोला क्या है, अब कुछ क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी के बहुत सिंपल होते हैं बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, स्टैंडर्ड है तो इसलिए ट्रिकी तो होगा ही। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल, अगर मैंने एक ग्रीन बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम्स है। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल, यानी कि ऑफ रेड बॉल, हाँ ये क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ड्राइंग बॉल की 3 टाइम्स है दैट ऑफ ए रेड बॉल। ऑफ लगाए ना यानी प्रोबेबिलिटी से मतलब है, रेड बॉल से मतलब नहीं है। प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की 3 टाइम्स है, किसकी प्रोबेबिलिटी से, ये प्रोबेबिलिटी बोलना चाह रहे क्योंकि ऑफ लगा दिया इन्होंने। अगर ऑफ नहीं लगाया होता सिर्फ रेड बॉल बोलते तो फिर 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल मतलब 3 × 5, तब तो सिंपल हो जाता क्वेश्चन। अब इन्होंने दैट ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी से मतलब है कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। पहले कंडीशन बनाओ, तो कंडीशन क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल उसका 3 टाइम। ये 3 टाइम है तो 3 टाइम तो आप रेड बॉल में करोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, देखो किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ग्रीन के नंबर ऊपर और टोटल नंबर नीचे। अब टोटल नंबर कैसे आएंगे, 5 रेड है और ग्रीन कितनी है एन, तो 5 + n आएगा ना, 5 + n। तो टोटल ग्रीन की कैसे निकालोगे, ग्रीन के ऊपर, ग्रीन के बॉल के नंबर ऊपर, ग्रीन बॉल्स ऊपर और टोटल नीचे, यही तो होती है प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन के नंबर n है और टोटल कैसे आएंगे, रेड और ग्रीन मिला के, तो 5 + n। 5 और n जुड़ेंगे तो नहीं, वो तो ऐसे ही रहेंगे अलग अलग। अब यहाँ पे 3 एज इट इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कैसे निकालोगे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मतलब रेड बॉल ऊपर रखनी है और टोटल नीचे रखनी है। रेड कितनी है 5 और टोटल कितनी है 5 + n। अब देखो इसके अपॉन में भी 5 + n है और इसके अपॉन में भी, जब अपॉन में हो तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। जब भी रिफ्रैक्शंस हो, अपॉन हो, किसी से जुड़े ना हो, पूरा पूरा एक साथ हो और मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो कट जाता है। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके लंबा मत करना, ये कट जाएगा। अब देखो n निकालना है तो ये n सिंपली निकल गया, 3 × 5 = 15, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। हाँ अगर यहाँ ऑफ नहीं लगा होता, अगर यहाँ ऑफ नहीं लगा होता तो फिर ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते, फिर ये रेड बॉल की बात करते, तब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता। तब क्या करते आप, अगर यहाँ ऑफ नहीं लगा होता सीधा ये बोलते कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अगर बोलते ये 3 टाइम ऑफ रेड है, 3 टाइम ऑफ रेड, अगर ऐसे बोलते, बट इन्होंने ऑफ लगा इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिया है। अगर ये 3 टाइम ऑफ रेड बोलते तो तब ऐसे करते। अब रेड बॉल कितने हैं 5 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, n/5 + n। फिर आपका ना क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन के सॉल्व होता। अगर ये बोलते 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल, दैट नहीं लगा होता, अगर दैट नहीं लगा होता तब तो ये बोलते 3 टाइम्स ऑफ ए रेड बॉल, 3 टाइम्स ऑफ ए भी नहीं लगा होता, ये बस ये लगा होता 3 टाइम्स रेड बॉल, तब तो ऐसे करना होता। जब बोलते 3 टाइम्स रेड बॉल तो तब आप 3 टाइम्स रेड बॉल का कर देते, तो तब आंसर ये आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 75 + n, तब तो देखो कुछ सॉल्व ही नहीं होता, तब आंसर ही नहीं आ पाता। इसलिए ये दैट ऑफ का मतलब प्रोबेबिलिटी से मतलब है इनका, ठीक है। तो कंडीशन मैंने सही लगाई है। तो ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन
3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी निकाल लो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन भी निकाल लो और फिर एन के लिए सॉल्व कर दो, 15 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़े ट्रिकी भी है बट अच्छे है क्वेश्चन। इफ p माइनस वन इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन दिस एंड दिस देन बी। तो मिड पॉइंट का तरीका तो आपको आता ही होगा, ये 2 कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको। तो मिड पॉइंट को हम कहाँ लिखते हैं, कोई भी मिड पॉइंट होता है उनको हम लाइन के ए और बी को तो इधर रखेंगे और पी को मिड पॉइंट है ना, पी मिड पॉइंट है तो पी बीच में आ जाएगा। पी के पॉइंट आपको दिए, बी के भी दिए और ए के भी दिए। मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट जो भी अंदर वाला होता है उसे एक्स वाई बोलो और जो साइड वाले पॉइंट होते हैं इनको x1 y1 x2 y2। पी मिड है ना, ध्यान से देखो पी मिड है और ये इनमें एंड लगाए ना, जब भी एंड लगाओ तो वो हमें हमेशा लास्ट में लिखने होते हैं। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है और जो अंदर होता है वो xy होता है। अब मिड पॉइंट में क्या होता है, ये वाला मिड पॉइंट x जो है वो कैसे निकलेगा, ये x कैसे निकलेगा, जो भी मिड पॉइंट का x है वो कैसे निकलता है, इसके x1 और x2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो ये मिड पॉइंट को याद रखा करो। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, x वाला, ये इसके x1 और x2 दोनों, x1 x2 कहाँ मिलेंगे, आगे आगे मिलेंगे, इनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ऐसे ही इसका जो ये y वाला ये कहाँ मिलेगा, इसके y1 और y2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। अब आपको मिड निकालना नहीं, कई बार तो ये निकालने होते हैं बट आपको यहाँ दे रखे, ये x कितना दिया है -1, x1 x2 भी दे रखा है तो यहाँ से तो कुछ नहीं निकलेगा, है ना, यहाँ से निकलेगा आपका ये जो b है। अब ये देखो b, अब y निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, ये y कितना दिया है यहाँ पे, y ये मिड है b1, y की जगह 1 रख दिया। y1 कितना है, ये b है तो ये भी b रख दिया। y2 ये पूरा b+4 है तो प्लस कर दिया इसको इसके साथ b। अब और अपॉन में क्या होता है 2। अब यहाँ से आपका b निकलेगा, यहाँ से तो कुछ नहीं निकलेगा तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, सीधा यहीं पे करना था आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब ये पूरा फ्रैक्शन है ना, एलसीएम लेने की तो जरूरत ही नहीं है, पूरा फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 एंड ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा। b और b प्लस हो गए 2b एंड साथ में नंबर अलग से लिखेंगे, नंबर को नंबर के पास भेज देना। तो ये 2b तो अपनी जगह पे है, इसका साइन तो मत चेंज करो, +4 को उधर भेजो तो ये माइनस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस करते हैं तो 4 - 2 2 और साइन बड़े का ये बोला करो हर बार, गलत हो जाएगा नहीं तो। प्लस माइनस माइनस और साइन जो भी नंबर बड़ा हो, इसमें ये बड़ा है तो माइनस का साइन लगाना है। अगर आप साइन की गड़बड़ कर दोगे ना तो आंसर गलत आ जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएंगे फिर। तो अब b निकालना है तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 2 यहाँ जाके डिवाइड होगा, ये वाला 2 तो ये वाला है बट ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो ये 2 से 2 कट के -1 आंसर आएगा। अगर आप ये माइनस नहीं लगाओगे ना गड़बड़ हो जाएगी फिर, तो b -1 आएगा। देखो ऑप्शन में 1 भी था ना, अगर नहीं लगाते तो गलत हो जाता। बी ऑप्शन यानी कि ये वाला ठीक है, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 अलग अलग रियल रूट, तो 2 अलग अलग रियल रूट की कंडीशन लगाएंगे। तो 2 अलग अलग रूट की कंडीशन क्या कहती है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट के अंदर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए। डी की ग्रेटर देन 0 जब आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, और जी जब डी 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट होते हैं। 2 इक्वल एंड रियल रूट होते हैं, ये याद रखना। जब डी की वैल्यू 0 आएगी तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे, बट डिस्टिंक्ट बोला है तो डी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और तीसरा होता है ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा केस होता है जब डी लेस देन 0 यानी नेगेटिव आएगा तो नो रियल रूट, ये याद रखा करो, ठीक है। अगर डी नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट, अगर डी 0 आ गया तो 2 इक्वल एंड रियल रूट, और जब डी डिस्टिंक्ट रूट हो तो डी पॉजिटिव आना चाहिए। अब डी कैसे निकलता है, डी को निकालना आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, b² - 4ac। अब मैं इन सबके b² - 4ac तो निकालूंगी नहीं, इतना टाइम लग जाएगा। इसके भी डी निकाल के देखोगे, फिर इसका भी डी निकाल के देखोगे। तो एक ट्रिक बता देती हूँ कि डी कब नेगेटिव होता है। डी नेगेटिव तब होता है जब ना जो अगर क्वाड्रेटिक आपकी ax² + bx + c है, ठीक है। तो अगर आपका ए और सी का साइन डिफरेंट होंगे, ए और सी के साइन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, और बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ए और सी के साइन डिफरेंट होंगे और बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो यानी ए तो जनरली पॉजिटिव ही होता है क्वाड्रेटिक में, तो सी नेगेटिव होना चाहिए। अगर सी नेगेटिव होगा तो सोचो, देखो सी नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे ना, क्योंकि ए तो जनरली पॉजिटिव होता है किसी भी क्वाड्रेटिक में। तो सी अगर नेगेटिव मिल रहा है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, स्क्वायर तो हमेशा कैसा होता है, जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर हो वो पॉजिटिव होता है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं, ये तो प्लस ही आएगा।
कंडीशन रहती है 4AC के लिए, 4AC कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यानी C आपका जब नेगेटिव होगा तभी तो ये पूरा पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि C नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये 4AC वाली टर्म पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव होगी और D पूरा का पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। अदरवाइज फिर तो B² बड़ा होना चाहिए 4AC से। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि B² बड़ा होना चाहिए किससे, 4AC से। अगर B² 4AC से बड़ा है, B का स्क्वायर 4AC का बड़ा, पहली कंडीशन ये देख लेना। या फिर आप A पॉजिटिव है तो C को नेगेटिव देखना, या तो ये वाली कंडीशन या ये वाली। तो यहाँ मैंने सबको कर करके देखना है। B², इसका B² निकालूंगी तो 3 3 जा 9 2 जा 18 आएगा। और इसका देखो 4AC करोगे तो 4 से 4 करके 2 9 जा 18, तो ये तो इक्वल रूट आ जाएगा ना, ये नहीं होगा। तो इसमें ही होगा ये चीज़। देखो B² क्या 1 का स्क्वायर 1, और ये 4AC करूँगी तो 5 4 5 20 20, तो 20 और 1 21, रूट 21 आ जाएगा। D हमारा 21 आ जाएगा। तो दोनों ट्रिक समझ आ गई। या तो B² करके 4AC से बड़ा होगा तो D ग्रेटर देन 0 आएगा, या फिर अगर A पॉजिटिव है तो C कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि C नेगेटिव होगा तभी आपका D क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। या फिर ये वाली कंडीशन देख लेना। तो ये वाला इसका ऑप्शन B है। ठीक है, तो समझ आ गया तरीका कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सारे कर करके D निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, HCF ऑफ 2 नंबर दिस एंड LCM दिस। तो एक नंबर दिया है, दूसरा निकालना है। इतनी बार कराया हुआ ये क्वेश्चन, जब भी HCF दिया हो, LCM दिया हो, एक नंबर दिया हो, दूसरा निकालना हो, तो जब भी HCF LCM एक साथ दिए होते हैं ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF को LCM से मल्टीप्लाई करो, किसके बराबर होगा, नंबर के प्रोडक्ट के। नंबर के प्रोडक्ट, नंबर पहला नंबर दूसरा, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है जब भी HCF LCM आपको दोनों दिए हो क्वेश्चन में। तो HCF आपको दे रखा है 23, LCM दिया है 1449, या तो दोनों दिए होंगे या दोनों में से कोई एक निकालना होगा, है ना। तो तब ऐसे ये फॉर्मूला लगाना है। HCF दिया है, LCM दिया है, नंबर पहला वाला दिया है, दूसरा आपको निकालना है। ये निकालना है तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड में काट लो, ये 23 से 7 पे कट गया और 7 से ये कट जाएगा 207। ए ऑप्शन इसका आंसर है। सिंप्लीफिकेशन तो आपको करनी आती होगी, तो इसका आंसर 207 आएगा। करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर में से होता है, इंपॉर्टेंट होता है। 7 × 11 × 17 + 17 कैसा नंबर है, तो ये तो याद ही कर लेना। जब भी ये यहाँ पे 3 नंबर में मल्टीप्लाई में और ये वाला प्लस में है, और ये 17 2 बार आ गया ना, अगर कोई भी नंबर 2 बार आ गया प्लस में या माइनस में तो वो कंपोजिट ही होता है। बाकी करके दिखा देती हूँ इसको कैसे करते हैं। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जब दो नॉन प्राइम नंबर या प्राइम और कंपोजिट, यानी कि प्राइम तो पता है ना सबको, जब अलग अलग प्राइम नंबर कब होते हैं, जब ना कोई भी नंबर सिर्फ एक ही फैक्टर में है। जैसे 3 है प्राइम है, क्योंकि वो 3 का 1 के साथ ही देगा। 3 को हम और तरीके से और 2 नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कंपोजिट नंबर कब होता है, जब दो नंबर, दो अलग अलग नंबर या दोनों प्राइम हो या एक प्राइम एक कंपोजिट की टर्म में आ जाए। A × B में जब भी कुछ आए, A और B 1 नहीं होना चाहिए बस। तो अगर वो इस फॉर्म में आ रहे हैं नंबर तो वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको देखा, तो देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी। ये एक ही टर्म है, ये मल्टीप्लाई में है ना तीनों, तो ये एक ही टर्म है पूरी, और ये एक टर्म, यानी इसके अंदर 2 टर्म्स है, एक ये पूरी और एक ये, 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म है इसमें, और इसमें देखूँ तो 17 दोनों में आ रहा है, तो बाहर निकाल लो। अब 17 अगर इस टर्म में से 17 बाहर है तो ये अंदर बचेगा, है ना। और इस वाली टर्म में 17 बाहर, तो इसमें से तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, और अंदर प्लस का साइन था। अब ये सॉल्व कर लो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस, 77 1 78। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो ये 17 × 78, यानी ये दो अलग अलग नंबर, इसमें 1 तो नहीं आया ना कहीं भी। तो A और B जब दो अलग अलग नंबर आ जाए, या 2 से ज़्यादा भी मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो यस, इसको याद भी रखा करो कि ये कंपोजिट नंबर होता है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट सेक थीटा √2 वैल्यू ऑफ 1 + 10/sin। अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रही है, इसलिए मेरे को ना ट्राइंगल वाला तरीका ही यूज़ करना है। हाँ, अगर आइडेंटिटी बन रही होती सिंप्लीफाई करके, तो मैं फिर जो सेक थीटा की हेल्प से tan थीटा वगैरह पुट कर देती, बट मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कोई, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पे मैंने करके देखा, इससे तो कुछ बन नहीं रहा। 10 को ब्रेक किया, sin/cos, sin एज इट इज़, तो ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है आपकी। तो आपको इसे ट्राइंगल वाले तरीके से करना है। सेक थीटा दिया है √2, तो सेक का उल्टा कर दो 1/cos,
सेक क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा √2 है, तो cos थीटा कैसे आएगा, इसको cos थीटा निकालने के लिए इसको उल्टा करो, या आप समझ जाओ सेक थीटा √2 है तो cos थीटा इसका उल्टा ही होगा ना, 1/√2 होगा। अब cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b/h, ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, PBPHHB। तो प्रीवियस वीडियोस देखना, प्लेलिस्ट वाली वीडियोस देखा करो, बहुत सारी ट्रिक सीखने को मिलेगी। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन थीटा। तो साइन होता है p/h, कॉस होता है b/h, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो साइन होता है p/h, कॉस होता है b/h और टेन होता है p/b। और उल्टा करो, साइन का उल्टा कॉस सेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा सेक आ जाएगा और टेन का उल्टा कॉट आ जाएगा। तो ये कॉट b/p हो जाएगा, ये h/b हो जाएगा, ये h/p हो जाएगा, ठीक है। तो इस अगर ये दिया हो तो ये निकाल लिया करो, उल्टा कर दिया करो। जैसे मेरे को सेक थीटा दिया था तो मैंने सेक का उल्टा करा तो मुझे कॉस मिल गया, तो सेक अगर √2 है तो उसका उल्टा। अब ये कॉस क्या होता है b/h। अब कॉस अगर मुझे पता है तो मैं टेन और साइन भी निकाल सकती हूँ ट्रायंगल की हेल्प से, ठीक है। तो ये b और h, देखो ट्रायंगल में अगर एंगल यहाँ ले रही हूँ तो एंगल के साथ बेस होता है और एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के जो जहाँ भी एंगल लिया वो बेस होता है और जो एंगल के अपोजिट होता है वो p होता है। अब b/h का मतलब b कितना है, ये 1 है, और h कितना है √2 है, b 1 है और h √2 है। ये इसके पीछे चाहे आप x लगा लो, बट डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, क्योंकि ये साइड नहीं दी √2, ये √2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस x को हटा देती हूँ। तो ये देखो पाइथागोरस आती है ना, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से आप बेस का स्क्वायर माइनस करो तो आपको p का स्क्वायर मिल जाता है। ये तो पाइथागोरस तो सबको आती होगी, है ना, p² + b² h², तो h² - b² p² आ जाता है। तो h पता है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, √2 का स्क्वायर यानी 2 और 1 का स्क्वायर 1, √2 स्क्वायर में है तो रूट, जब भी स्क्वायर में तो रूट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 2 - 1 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर 1 आ गया। अब परपेंडिकुलर आ गया ना, अब आप टेन और साइन निकाल लो। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा भी बताया ना p/b होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा p/b, p/b 1/1 1 आ गया, है ना। टेन थीटा 1 ये वाला, और टेन थीटा भी मेरा 1 ही आ गया। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका p/h। तो p कितना है 1 और h कितना है √2, तो ये साइन थीटा 1/√2। अब 1 और 1 2 और ये 1/√2 डिवाइड में है, और डिवाइड वाला जब नीचे वाला डिवाइड वाला रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला डिवाइड 1/√2 से √2/1, और ये 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, 2√2 आंसर है आपका, 2√2 आंसर है, ये वाला ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 का आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन 13 में भी अच्छा क्वेश्चन है। एक लेटर चूज करना है रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एसोसिएशन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ वोवल इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के घुमाए वाले क्वेश्चन है। तो आपको जितना ज़्यादा डिफिकल्ट सीख लोगे तो उतना ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखो एसोसिएशन में आपको क्या बोला है कि एक ना लेटर निकाला, और वो लेटर क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। मुझे वोवल की प्रोबेबिलिटी देती, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल किस फॉर्म में दी, इस फॉर्म में दी है। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल निकाल लेती हूँ। तो वोवल की प्रोबेबिलिटी सोचो कैसे निकलेगी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल निकालनी है तो वोवल्स के नंबर तो ऊपर रखो, और टोटल अल्फ़ाबेट्स जो है जितने भी लेटर के अंदर है, टोटल नहीं 26 नहीं, जो इस लेटर के अंदर टोटल लेटर्स है, टोटल लेटर जो एसोसिएशन में, एसोसिएशन से ही तो वोवल निकाले, तो टोटल लेटर मत ले लेना, टोटल लेटर इन जो भी वर्ड दिया हुआ है आपको। तो वोवल उस वर्ड में कितने हैं, वोवल के नंबर उस वर्ड में, वैसे तो वोवल आपको पता है 5 होते हैं, बट आपको इस वर्ड के अंदर कितने वोवल है, क्योंकि वोवल मेरे को इस वर्ड से निकालना है ना, तो वोवल पूरे अल्फाबेट्स में से नहीं निकालना। अगर क्वेश्चन आता है वोवल किससे निकालना है, अगर क्वेश्चन में बोलते हैं वोवल अल्फाबेट से निकालना है, तब तो आप क्या करोगे, तब तो आपको पता है वोवल 5 है और अल्फाबेट 26 है, तो तब तो आपका आंसर आ ही जाएगा। बट यहाँ पे वोवल को ये नहीं बोला कि अल्फाबेट से निकाला है, हमने वोवल को इस एसोसिएशन वर्ड से निकाला है। तो इस एसोसिएशन में आपको वोवल काउंट करने हैं। तो देखो वोवल कितने हैं इसमें, ए, फिर एस तो कंसोनेंट है, ए 1 2, फिर ये आई भी वोवल है 3, ये ए फिर से आ गया 4, और आई 5, और ओ कितना 6। ये सारे वोवल होते हैं ना, वोवल पता है ना, ए ई आई ओ यू, ये वोवल होते हैं। अब वैसे तो सिर्फ अल्फ़ाबेट में से निकालते, अगर अल्फ़ाबेट में से निकालते तो 5 ही आते, और 5 में 26, बट आपको इस वर्ड में से वोवल पूछे है,
इस वर्ड से वॉवल पूछे हैं तो आपको काउंट करने पड़ेंगे। एक ए आ गया, फिर दूसरा भी ए आ गया, फिर आई आ गया, फिर ए आ गया, फिर आई आ गया, फिर ओ आ गया। तो ऐसे यहाँ पे 6 वॉवल्स है इस लेटर के अंदर। तो कितने वॉवल्स है इसमें? 6 है, ठीक है। और फिर इस वॉवल जो वर्ड के अंदर है वो 6 है, और टोटल लेटर वर्ड के अंदर काउंट कर लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल लेटर कितने हैं? 13। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वॉवल बोलते अल्फाबेट से निकालने हैं तब तो 5/26 आएगा आंसर, बट वॉवल वर्ड से निकालने तो वर्ड के अंदर कितने वॉवल है? 6, और टोटल वर्ड्स कितने हैं एजेजिनेशन में? 13। तो ये मेरी वॉवल की प्रोबेबिलिटी किस में से आई, किस में से निकालनी थी? एजेजिनेशन, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। तो 6/13, और मेरे को ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि इतनी होगी, तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी जो मैंने निकाली और जो ये दी हुई है वो इक्वल कर देनी है ना। ये कंडीशन दी हुई थी हमें। अब यहाँ पे देखो 6 यहाँ भी डिवाइड है और 6 यहाँ भी डिवाइड है, किसी से प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, तो ऐसे करके आप काट भी सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर लंबा हो जाएगा। तो आप इस 6 को 6 से काटोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, 6 बन जा, 6 बन जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि पूरे फ्रैक्शन है, तो ये से तो ये 2x + 1 1 से होगा क्रॉस, तो ये यही आ जाएगा। फिर 13 1 से होगा तो 13 बन जा, 13 आ जाएगा। फिर इसे x के लिए सॉल्व करो, 2x यहीं रहेगा, +1 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। फिर 13 - 1 12 हो जाएगा। फिर 2x 12 आ गया, तो x की वैल्यू कैसे आएगी? ये 2 जो ये वाला 2 है ये डिवाइड में जाएगा, 2 6 जा, तो x कितना आ जाएगा? 6। तो x यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो ध्यान आ गया डिफरेंस क्या, अगर अल्फ़ाबेट वाला होता तब ये होता, बट अभी ये वर्ड्स में से वॉवल निकालना है, तो वर्ड्स के वॉवल ऊपर, वर्ड्स के लेटर्स नीचे रखने होते हैं। और फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद क्वेश्चन में दी भी हुई थी, तो दोनों को इक्वल भी करना था कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। फिर इसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, x निकालना है, तो x कितना आ जाएगा इसका? 6। तो आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ आ रहे होंगे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है 6। कमेंट करके ज़रूर बताना ये सारे कंसेप्ट आपको समझ आए कि नहीं आए। प्रोबेबिलिटी में देखो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, बट थोड़े इतने इजी आते नहीं एग्जाम में, थोड़े से हार्ड ही आते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ता है आपको। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। एंड प्लेलिस्ट को ऐसे ही कंसेप्ट समझने के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं। एंड इसके अलावा क्वाड्रेटिक के अगर कंसेप्ट समझने हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। क्वाड्रेटिक 1 शॉट, बहुत सारे 1 शॉट बने हुए, AP 1 शॉट, तो आप प्लेलिस्ट को देख लेना 10th क्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इज। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या ये कोई लीनियर इक्वेशन है? ये तो 3 की पावर x + y है, कोई x + y थोड़ी ना दिया हुआ है, ये तो 3 की पावर x + y दी है। ऐसे ये 243 की पावर x - y दी है। तो कहीं आप सोचो कि ये x + y 243/3 कर दे, नहीं, गलत हो जाएगा। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, x + y 3 की पावर में है। ऐसे ही 243 की पावर में x - y है। तो पहले इन x + y को पावर से हटाऊंगी। कैसे हटाऊंगी? एक्सपोनेंट के रूल लगा के। तो एक्सपोनेंट के रूल अगर आपको आते हैं तो आप ये इस x + y जो ऊपर है उसे आप नीचे ला सकते हो। क्या कहता है एक्सपोनेंट का रूल? अगर ये 3 की पावर है तो आप इसे भी 3 की पावर में बदलो। तो ये देखो, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, ये आता है ना 3 से कटेगा, 3 3 3 3 3 यहाँ पे 5 बार आया, तो 243 3 की पावर आ गई। ये 3 की पावर में, तो इसे भी 3 की पावर में बदलो। अब ये बेस सेम है ना दोनों के, और इक्वल है, तो जब बेस सेम हो तो पावर पूरी, ये वाली पावर इस पावर के बराबर हो जाती है। सेम ऐसे इसको भी करना है। अब ये इक्वेशन मिली है मुझे, पहले नहीं थी इक्वेशन, पहले गलत, पहले 3 को डिवाइड मत करना, गलत हो जाएगा। ये 3 की पावर में है, तो यहाँ भी ये इसकी पावर में है, तो ये 3 है, यहाँ पे 3 की कुछ पावर नहीं है, यानी 1 है। कभी कभी पता है क्या होता है, यहाँ पे ना 1 दे देंगे तुमको। अगर यहाँ 1 दे देते तो ये सिर्फ 3 की पावर 0 लिख देते, क्योंकि ये 3 बेस पे बनेगा। तो ये 1 अगर यहाँ लिखा होता तो 1 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 0। समझ आया? अभी यहाँ 3 है तो ये 3 की पावर कितनी है? 1 है। अगर यहाँ 1 होता तो 1 को हम जो बेस यहाँ होता है उस 1 को उसी बेस में लाते। अगर यहाँ 3 बेस आया तो 1 को हम 3 बेस 0 में देंगे, बट यहाँ तो 3 ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ कितनी पावर है? 1। अब ये 3 की पावर अभी निकाली थी मैंने, 5 होती है, ये पावर भी है यहाँ पे। अब एक्सपोनेंट के रूल अगर आते तो सामने सामने पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 3 बेस पे ये वाली पावर है 5 ब्रैकेट x - y, तो ये 5 और x 5y मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये पावर, ये जो पूरी पावर आएगी 5x - 5y, ये 1 के बराबर कर दो, क्योंकि बेस इक्वल है ना, तो पावर के इक्वल हो जाएगी। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो जब भी ऐसे एक्सपोनेंट में दियो ना x + y x - y, तो आपको पहले एक्सपोनेंट के रूल भी लगाने, बेस सेम करना है तो पावर इक्वल कर दो। ऐसे इसका बेस 3 है तो इसका बेस भी 3 है, तो 1 लगा दो। अगर यहाँ 3 ना हो कि 1 होता तो इसे 3 बेस में कैसे लाते? जब 3 की पावर 0 कर देते।
तो यहाँ से मेरी ये पावर इस पावर के बराबर हो गई। अब ये दो इक्वेशन मिल गई। अब मेरे को कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है कि इन्होंने पूछा कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए मेरे को क्या चेकिंग करनी होती है, उसके ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स का, एक्स के साथ कोफिशिएंट का रेशो निकालना होता है। इसका एक्स के साथ 1 है, इसका एक्स के साथ 5 है तो 1/5। इसका वाई के साथ 1 है और इसका वाई के साथ 5 नहीं है, -5 है। तो ध्यान रखना ये माइनस लेना होता है, हर बार बोलती हूँ। तो इसके आगे 1 है और इसके आगे 5 माइनस का है। तो मैंने जब ये दोनों रेशो निकाले, ये भी चाहे निकाल लो बट मुझे फिलहाल तो इसी से मिल जाएगी। ये इसका ये भी बताया था मैंने, ये कांस्टेंट्स या तो राइट साइड पे होने चाहिए या लेफ्ट पे होने चाहिए, दोनों। पहले इसको सही कर लेना, ठीक है। यहाँ तो मेरे को दोनों राइट पे दिख रहे तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग वाला ही देखो ये प्लस में है, ये रेशो तो सेम आ रहा है बट ये प्लस और ये माइनस में है। अगर देखो माइनस कंसीडर नहीं किया होता तब आप क्या कहते हैं, इक्वल है, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता ना। तो इसलिए ये माइनस भी कंसीडर करना है। तो ये माइनस ले लिया मैंने। अब ये देखो 1/5 क्या -1/5 के इक्वल होता है क्या? 2 -2 के इक्वल होता है? नहीं, वो तो गलत हो जाता है ना। 2 थोड़ी ना -2 के इक्वल। तो प्लस माइनस के कभी इक्वल नहीं होता। तो ये इक्वल नहीं आ रहा, यानी ये वाली कंडीशन बन रही है A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल। तो कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन की। कौन सी कंडीशन होती है? ये यूनिक सोल्यूशन की। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कब आता है यूनिक सोल्यूशन? जब दो लाइन्स, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है जब, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो यूनिक सोल्यूशन आता है। क्योंकि एक पॉइंट मिलेगा ना आपको सोल्यूशन का, तो यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन है इसका। तो जब भी आपको सोल्यूशन पूछे तो पहले तो आप इसे इसकी प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ। जो ये प्रॉपर फॉर्म नहीं दी है, या फिर ट्रिक ये है इस क्वेश्चन की, अगर आप MCQ कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये देख लो, इसके x के आगे 1 है, ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ प्लस में आएगा और ये कुछ ना कुछ माइनस में आएगा, और फिर ये शायद नॉट, प्लस और माइनस नॉट इक्वल ही आएंगे। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते थे, इतना ज़्यादा ना करके। बट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको कि ये अगर ऐसी फॉर्म दी होती है तो इससे आप लीनियर कैसे बदलो। मान लो XY के लिए सॉल्व करना होता तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए ना। तो ये फिर अब इसको एलिमिनेशन से आप सॉल्व करके XY के लिए सॉल्व कर देते हैं ना। तो एक्स्ट्रा भी समझ लो, बट यहाँ इससे भी पता चल जाता है आपको x + y। यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट कुछ भी होता है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी होता है, बट अगर रेशो निकालते तो ये पॉजिटिव में आता और ये रेशो किस में आता? नेगेटिव में आता। तो ऑब्वियसली नॉट ही आता, तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं दिखाता, ठीक है। तो वैसे ये पूरा प्रॉपर बता दिया मैंने कैसे करना है। तो यानी कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। बी ऑप्शन है इसका आंसर, बी 1 यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट करेंगे, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑन AP 5 है, व्हाट इज द A18 - A13। बहुत बार कराया हुआ ये क्वेश्चन मैंने आपको। मतलब कॉमन डिफरेंस AP का 5 है, यानी कि D आपको 5 दे रखा है और आपको ये निकालना है A18 - A13। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A18 टर्म का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? देखो, टर्म का फॉर्मूला आपको सिखा रखा था। जो भी टर्म निकालनी होती है उसमें एक कम कर दिया करो और D, A + n - 1D, ये टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को A18 बोला तो A तो ऐसे ही रखो, ये A, बट n - 1D, यानी 18 है तो ये 17D कर दो। A18 कैसे आएगा? A + 17D। ऐसे A13 कैसे आएगा? A अगर ये 13 है तो ये 12D आ जाएगा। A तो एज इट इज 13 है तो एक कम करो, 12D। D में हमेशा एक कम करना, तो A तो रखना है, जितना भी जो भी टर्म है उसमें से एक कम कर दो। 18 है तो 17D, 13 है तो 12D। तो ये टर्म के फॉर्मूले आ जाते हैं। और अंदर क्या है? माइनस, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना। यहाँ बाहर माइनस हो और ये दो टर्म हो तो इसको ब्रैकेट में रखा करो। अब ब्रैकेट खुलेगी तो ये दोनों नेगेटिव हो गए ना, ये प्लस थे तो ये नेगेटिव हो गए। अब A से ये A कट गया। अब 17D - 12D माइनस हो सकते हैं तो 5D बचा, और D की वैल्यू 5 दी हुई थी, 5 × 5, तो D 5 दिया है तो 5D आया है मेरा, तो 25 आएगा इसका आंसर। 25 मतलब C ऑप्शन है इसका आंसर। क्या होगा? C ऑप्शन, ठीक है। तो समझ आ गया है, सिंपल क्वेश्चन होता है और बहुत बार आता है ये, MCQ में तो बहुत आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन है तो R की क्या वैल्यू होगी? अब देखो, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? तो जब भी दो लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन सेम ही जगह पे है, ये जहाँ पे पहली लाइन का ग्राफ है वहीं पे दूसरी लाइन का, दोनों लाइन L1 भी यहीं आ गई और L2 भी। तो कोइंसिडेंट का मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे सोल्यूशन के, है ना। एक के ऊपर एक लाइन है तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो मैनी सोल्यूशन होता है। और उसकी कंडीशन होती है A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों इक्वल होते हैं। तो ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है या मैनी सोल्यूशन की। तो यहाँ पे मेरे को A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल के देखना है। तो मेरे को पता है A1/A2 क्या होगा? जो x का x के साथ
कोफिशिएंट्स का रेशो होगा। एक्स को एक्स के नीचे होना चाहिए, ये याद रखना। कभी कभी एक्स वाई ना ऐसे एक्सचेंज होते हैं, तो एक्स को हमेशा एक्स के नीचे रखा करो, वाई को हमेशा वाई के नीचे रखा करो। तो एक्स के कोफिशिएंट क्या है 3 और 6, इनका रेशो। ऐसी वाई के कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, इसमें वाई के आगे कुछ नहीं है, नहीं 1 है, 1 और 1 में माइनस भी है, देखो -1 लगाना। फिर इसमें वाई का कोफिशिएंट -r है, तो -r। एंड इसके देखो कांस्टेंट दोनों एक ही तरफ है ना, मैंने कहा है आपको, या तो ये दोनों इधर हो या दोनों इधर हो, दोनों में से दोनों या तो लेफ्ट हो दोनों राइट हो, तो दोनों लेफ्ट में ही है। तो 8 और 16 का रेशो, अगर ये साइन प्लस माइनस कुछ भी हो तो वो यहाँ लेने होंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब या तो आप इसको इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर, कहीं से भी कर सकते हो। तो इसको इसके बराबर अगर मैंने रखा तो ये 3 और 6 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, और माइनस से माइनस भी कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r 1 जा r और 2 1 जा 2, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी, r की वैल्यू 2, डी ऑप्शन। वीडियो शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पूरा सोल्यूशन चाहते हो तो कम से कम 1000 लाइक तो मिलने चाहिए, ताकि मोटिवेशन मिले। तो 1000 लाइक कम से कम आपको देने हैं। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी में अच्छा है, सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थोड़े से यूनिक आए हुए हैं। तो देखिए, एक सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस में, सिंगल थ्रो तो वहाँ पे, अच्छा सिंगल थ्रो है, सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, अच्छा पेयर भी बोल दिया और सिंगल थ्रो भी बोल दिया। हाँ, तो जब आपको बोले 2 डाइस या पेयर ऑफ डाइस, यानी डबल डाइस वाला ही पार्ट होता है, वो समझ आ गया। तो यहाँ पे भी पेयर ऑफ डाइस बोल दिया ना, तो चाहे सिंगल थ्रो भले ही बोल रहे, बट पेयर ऑफ डाइस तो बोल रहे ना, ये डबल डाइस वाला क्वेश्चन है। तो डबल डाइस में आपको आउटकम्स पता है ना, 36 बनते हैं। कितने बनते हैं डबल डाइस में आउटकम्स? डबल डाइस के आउटकम्स अगर आते हो तो पहले पहली डाइस में क्या पता 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 बार, मतलब टोटल कितने होते हैं एक डाइस के अंदर 6। तो क्या पता फर्स्ट डाइस में 1 1 आया हो, बट सेकंड डाइस में 1 2 3 4 5 6 आया हो। तो ऐसे मैंने आउटकम्स बनाने सिखाए थे आपको। फिर पहली डाइस में या तो 2 2 आया हो, बट सेकंड डाइस में क्या पता 1 2 3 4 5 6 आया हो। तो इसको बनाने का ये तरीका होता है। ये 3 3 3 आया हो फर्स्ट डाइस में, बट सेकंड में क्या पता 1 2 3 4 5 6 आया हो। ऐसी इसमें क्या पता 4 4 4 आया हो, बट इसमें 1 2 3 4 5 6 आया हो। तो जब भी क्वेश्चन में डबल डाइस बोले या फिर पेयर ऑफ डाइस बोले, पेयर ऑफ डाइस का मतलब भी डबल डाइस से ही होता है। अगर सिर्फ सिंगल थ्रो और सिंगल डाइस बोलते हैं, सिंगल डाइस, तब तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 बनते हैं, सिर्फ इतने ही बनते हैं 6। बट यहाँ पे डबल डाइस या पेयर ऑफ डाइस बोले तो इतने आउटकम्स बनेंगे। अभी और बनाऊंगी 5 5 5 5 5 5 और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 या 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं डबल डाइस के आउटकम्स। ऐसे आते हैं ना 11 से 16, 21 से 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56, 61 से 66, ऐसे करके आपको याद करनी है। टोटल जो बनते हैं इसके अंदर 36 बनते हैं, ये काउंट कर लेना। टोटल कितने बनते हैं? 36 बनते हैं। ठीक है, अब टोटल 36 बनते हैं और आपको इसमें बोला क्या है, सम क्या हो, ध्यान से कंडीशन पढ़ो, सम क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देखो इनमें दोनों डाइस का सम करना है, यानी कि 2 डाइस का सम। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 डाइस का सम करूँ 1 और 1 2 आएगा ना, इधर सम करूँ तो 3 आएगा ना, इधर सम करूँ तो 4 आएगा ना, इधर सम करूँ तो 5 आएगा। अब मैं इतने सारे सम करने तो बैठूंगी नहीं, तो इसके लिए ट्रिक लगी है। सम जब भी 2 डाइस का सम बोले ना, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद करनी है। तो सम में खासकर ये ट्रिक लगती है। तो देखो आपको दिख रहा है कि मिनिमम सम तो पक्का 2 ही आएगा, 1 1 वाला, और कहीं तो 2 आएगा नहीं किसी का भी सम करने से। और मैक्सिमम सम इसमें से आएगा 6 और 6 12। तो ये तो आपको याद करना है, मिनिमम सम तो 1 1 करके 1 और 1 को जोड़ के 2 आएगा, और मैक्सिमम सम 6 और 6 को जोड़ के 12 आएगा। यानी आपको 2 से 12 पे ऐसे सम लेने हैं, 2 से 12 में ऐसे सम लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो सम आए ना वो परफेक्ट स्क्वायर आए। तो परफेक्ट स्क्वायर मुझे किस किस से मिलेगा? पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज परफेक्ट स्क्वायर, जो सम आए वो परफेक्ट स्क्वायर आए। तो 2 से 12 पे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? 2 से 12 के बीच में 2 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 3 नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, एंड 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 10 11 12 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो 2 से 12 वाले सम में सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है?
परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है? परफेक्ट स्क्वायर आपके 4 और 9 है, यानी कि जब सम 4 और 9 होगा तभी वो क्या बनेंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो मुझे सम 4 और सम 9 कितनी बार आया वो लाना है। आंसर अभी आया नहीं है, मुझे बोला है कि जो सम है, सम है 2 डाइस का, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो सम देखो मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 12 होता है। तो 2 और 12 में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? 4 और 9। यानी मुझे सम ना 4 और 9 बनाना है, और वो सोचो सम 4 और 9 कितनी बार आएगा। तो देखो सम 4 और 9 के लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी में सम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सम के लिए मैंने क्या बताया, मिनिमम सम 2 होगा और मैक्सिमम सम 12 होगा। तो उसके बाद सम क्या क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। तो ये तो था मेरा सम। अब 2 सम कितनी बार आएगा ये याद कर लेना, 1 बार आता है। 3 सम 2 बार आता है। 4 सम कितनी बार आएगा, 3 बार, ये ट्रिक है याद करो। 5 सम कितनी बार आएगा, ये जो सम है ये कितनी कितनी बार आएंगे, 5 सम 4 बार आएगा। 6 सम आपका 5 बार आता है और 7 सम आपका 6 बार आता है। अब जब 7 हो जाए ना, 7 हो जाए, 7 सम 6 बार आता है, तो अब जो 8 सम है वो 7 बार मत करना, 8 सम 5 बार, उल्टा करो अब इसे। तो 7 सम मैक्सिमम बार आता है 6 बार, तो 8 सम 5 बार आएगा, 9 सम 4 बार आएगा, 10 सम कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और 11 सम कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, और 12 सम कितनी बार आएगा, सिर्फ 1 बार आएगा। तो ये कितनी टाइम्स आएगा। अगर मेरे को इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं इनके सबके अपॉन में 36 लगा दूंगी, सबके अपॉन में 5/36, 6/36। तो ये आपको याद रखना होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपको प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट समझ आ जाए। तो यहाँ पे अगर मेरे को क्वेश्चन होता है सम 4 लाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4, सम 4 कितनी बार आएगा, देखो सम 4 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 36। अगर मेरे को बोल दे सम 7 लाना है तो 7 सम कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, और प्रोबेबिलिटी कितनी है 36। तो ऐसे करके आपको ये सम वाले क्वेश्चन बिना टेबल को बनाए भी आप कर सकते हो। तो ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे आते कंडीशन पे कि मेरे को सम क्या लाना था, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब सम परफेक्ट स्क्वायर, सम कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 12 तक। अब 2 से 12 में परफेक्ट स्क्वायर 4 और 9, तो मेरे को सम 4 और 9 लाना है, तो वही एक परफेक्ट स्क्वायर। तो सम 4 3 बार आता है और सम 9 4 बार आता है। तो 4 और 9 दोनों लाने हैं, तो 3 और 4 7/36, यानी ये होगा इसका प्रोबेबिलिटी 7/36। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ आ रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, तो इसलिए 7/36। बाकी क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से थोड़े ट्रिकी ही बने हुए हैं प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा 0 है इस पॉलिनोमियल के, और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार कराया हुआ है आपको। तो ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, तो ये जब भी पॉलिनोमियल दिया हो, पहली बात तो मैंने आपको सिखा दी है, इसके ABC निकाल लेना। ए आएगा इसका जो एक्स स्क्वायर के साथ है 1, बी क्या है जो एक्स के साथ है वो है -a, माइनस लेना होता है, सी जो कांस्टेंट बचा हुआ है, सी कितना है -b। अब देखो सम क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, सम होता है -b/a। अब देखो यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले का है, और b यहाँ से ढूंढ के लाओ, ये b क्या है -a, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, और ये b की जगह मैंने क्या रख दिया, b तो मेरा a है ना, तो यहाँ a रख दिया, और a यहाँ से देखो कितना है 1, तो यहाँ 1 रख दिया। तो ये मेरा सम तो a/1 आ गया। ऐसे प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा c/a। अब c/a सी ढूंढो, यहाँ से कितना है, सी है आपका माइनस का b, और a क्या है 1 है ना। ऐसे करना सिखाया है पॉलिनोमियल को। फिर आपको ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे अलग अलग पे स्क्वायर है, तो इसकी ये आइडेंटिटी याद करनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जब भी अल्फा स्क्वायर पे अलग बीटा पे अलग स्क्वायर हो तो ये आइडेंटिटी लगाया करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तो आपको निकाला ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था आपका, a आया था, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह a और उस पे स्क्वायर, और 2 एज इट इज। अल्फा बीटा भी आपका क्या आया था, माइनस का b, तो इसकी जगह आपने माइनस का b रख देना है। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है ना, 2 मल्टीप्लाई में माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 2b a², तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करने चाहिए। ऑप्शन डी इसका आंसर है, b² + 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन है 19।
तो यहाँ पे एजर्शन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5780 HCF 17 है, एलसीएम आपको बोला 340 आएगा। तो ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, जब HCF दिया और एलसीएम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो अब आपको याद भी हो जाना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम A इंटू बी। तो एलसीएम निकालने के लिए HCF को वहाँ ले जाके डिवाइड करना होता है, यानी प्रोडक्ट से HCF को डिवाइड कर दो। अब प्रोडक्ट आपको ना अलग अलग नंबर ना देके सीधा प्रोडक्ट दे दिया, तो इन दोनों नंबर की जगह, प्रोडक्ट की जगह मैं ये नंबर रख दूंगी 5780 और HCF कितना दिया है मेरे को 17। अब मैं सॉल्व करके देखूंगी क्या मेरा एलसीएम जो दिया हुआ है क्या वो आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो यानी एजर्शन ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा होता जो दिया है वो तो गलत होता। तो एलसीएम मेरा 340 ही आ रहा है और यहाँ भी 340 आ रहा है। तो पहले आपको एजर्शन में ना ये प्रोडक्ट ये दिया था और ये ना बोला कि इतना आना चाहिए, तो आप चेक करो कि ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने चेक किया आ रहा है, तो एजर्शन ठीक है। उसके बाद रीजन बोला HCF हमेशा फैक्टर ऑफ एलसीएम है। यस, ये पॉइंट मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। जैसे मान लो एलसीएम आपको ना मान लो 500 दिया है, तो HCF ना हमेशा इस 500 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो HCF 100, 200, 300 और अगर 400, अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा HCF होगा इन चारों में से, तो एलसीएम अगर 500 है तो HCF इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें से 100, 200, 300, 400 में से कौन सा इसका फैक्टर है, 100 फैक्टर है ना, 100 के टेबल में 500 आता है, तो HCF 100 होगा। क्योंकि 200 500 के टेबल में नहीं 200 के टेबल में 500 नहीं आता, 300 के टेबल में 500 नहीं आता, 400 के टेबल में 500 नहीं आता, 100 के टेबल में 500 आता है। तो HCF हमेशा क्या होता है, फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है, ये याद रखना, ठीक है। और एलसीएम हमेशा HCF का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये फैक्टर है एलसीएम का तो एलसीएम हमेशा HCF का क्या होता है, मल्टीपल होता है, ये याद रखना। तो यस, ये भी ठीक है, HCF हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। तो रीजन ठीक है, बट ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा HCF की फैक्टर ऑफ एलसीएम है। वैसे तो एक्सप्लेनेशन में मुझे लग रहा है HCF इंटू एलसीएम दिस नंबर, हाँ ये एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए ए ऑप्शन है इसका आंसर। क्योंकि इसी के कारण तो ये दिख रहा है कि ये दोनों फैक्टर है, तभी तो ये इस नंबर के किसी एक नंबर के इक्वल आ रहे हैं ना। तो ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी दोनों ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन का ही देख लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। एजर्शन है द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन यूनिक है। यूनिक के लिए क्या होता है, यूनिक तो अब आपको आता ही होगा कि इनके रेशो निकालो, एक्स को एक्स के साथ इसके कोफिशिएंट को लेते हैं 1/1 है ना। ऐसे इसका भी 1/, इसका +1 है, इसका -1 है। ये ध्यान रखना, वाई के साथ होना चाहिए 1 - 1। क्या ये इक्वल है, देखो ये प्लस में आ रहे हैं दोनों और ये माइनस में, तो मैंने कहा था प्लस माइनस से कभी इक्वल नहीं होता। यानी कौन सी कंडीशन बन रही है, ये वाली। अगर ये वाली कंडीशन है तो कौन सा होता है, यूनिक। तो इन्होंने बोला था कि इनका क्या यूनिक सोल्यूशन है, तो मैंने यूनिक सोल्यूशन की पहले कंडीशन लिखी और मैंने चेक करके देखा क्या ये फिट बैठ रहा है यूनिक सोल्यूशन में, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो ये यूनिक ही तो आ रहा है। तो ये सजेशन ठीक कह रहा है कि ये यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि ये नॉट इक्वल आ रहे थे मेरे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो अगर लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो यूनिक तब आता है जब ये दोनों बराबर होते हैं। नहीं, ये गलत लिखा है इन्होंने, यहाँ नॉट इक्वल होना चाहिए था, तो यानी रीजन आपका फॉल्स है। हाँ, अगर ये नॉट इक्वल होता तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देता, दोनों ठीक भी होता और एक्सप्लेनेशन भी होता, तब ए ऑप्शन होता। बट अभी ये ही गलत है। तो रीजन अगर गलत है, एजर्शन ठीक है, तो एजर्शन ठीक, रीजन गलत, कौन सा ऑप्शन होता है, एजर्शन ठीक, रीजन गलत, ये आपका सी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। कौन सा वाला, 20 क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी का करेंगे। तो बाकी ऐसे ही कंसेप्ट समझने के लिए इसकी नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना। ये सेक्शन बी में कंसेप्ट के साथ समझाऊंगी, उसके बाद सेक्शन सी होगा, सेक्शन डी भी होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। एंड सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ सॉल्यूशंस, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराया जा सके। एंड इसका सेक्शन ही नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, जितने भी पार्ट्स बचे हुए हैं। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इसके लिए कम से कम 1000 लाइक आपको देने हैं ताकि मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड इसके अदर पार्ट को भी हम सॉल्व करके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसका। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना।